हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। एंड हम जो हमारा यूनिट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट का कंसेप्ट था, हम उसे आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसी में हम जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेंडिंग थे वो हम कवर करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करने से पहले मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। मतलब जो हमारा लास्ट वीडियोज़ में जो हमने इलस्ट्रेशन सोल्व किया, उसमें जो हमारा कंसेप्ट था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ICAI जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानता है। लेकिन जो हमारा CMA इंस्टीट्यूट है, ICMAI, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कंसीडर करता है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं ICAI क्या फॉलो कर रहा है, तो ICAI आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वो आपका ये फॉलो कर रहा है। दोनों में एम्बिग्विटी है। अब CMA इंस्टीट्यूट कुछ अलग फॉलो कर रहा है, CA इंस्टीट्यूट कुछ अलग फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो इलस्ट्रेशन मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको कवर किया था यूनिट कॉस्टिंग का, जो कि ICAI के स्टडी मटेरियल में से था, अगर आप ICAI के स्टूडेंट हैं, अगर आप CA कर रहे हैं, तो आप जो है अपना स्टडी मटेरियल में जो मेथड फॉलो किया हुआ है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना गया है, आप वो वाला मेथड यूज़ करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स ICAI ने देने हैं। लेकिन अगर आप CMA के स्टूडेंट हैं, तो जैसे मैंने सोल्व किया था प्रीवियस क्लास में, आपको वैसे ही सोल्व करना है, क्योंकि CMA इंस्टीट्यूट हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कंसीडर करता है। आई थिंक पहले ICAI भी कंसीडर करता था, बाद में 2019 ऑनवर्ड्स उन्होंने कुछ चेंज किया था, उसमें उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को उसका पार्ट नहीं बनाया था। ये अभी क्या फॉलो कर रहा है, ये ICAI अभी ये फॉलो कर रहा है, फॉलो बाय ICAI दिस पैटर्न। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपको इस पैटर्न को ध्यान में रखना है। अगर आप CA के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसके अंदर जब आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो आपका आएगा वर्क्स कॉस्ट। जब आप उसके अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे अपने WIP की, जब आप WIP की एडजस्टमेंट कर देंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, डिट्टो वही है। जस्ट एक जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को मैंने ऐड नहीं किया है। देखिए, अब उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं फिनिश की एडजस्टमेंट कर दूंगा, तो उसके बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मैं लेके आऊँगा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसके ऊपर पूरा हमारा लास्ट क्लास में भी इसके ऊपर हमारा फोकस था। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका रेदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा। अब देखिए, तो जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड सेल्स। ये वाली जो कॉस्ट शीट है, ये दिमाग में रखेंगे वो जो CA कर रहे हैं। और जो CMA कर रहे हैं, वो जो लास्ट क्लास में जैसे मैंने सोल्व करवाया था, जो हमारा प्रीवियस पैटर्न जो हमने फॉलो किया, जहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना था, तो CMA के सारे स्टूडेंट वो वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास है CMA का स्टडी मटेरियल, ये मेरा CMA का स्टडी मटेरियल है इंटर का। और ये जो मेरा चैप्टर है, ये मैंने खोला हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए, जो आपका CMA इंस्टीट्यूट है, CMA इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, आपका CMA इंस्टीट्यूट बोलता है सॉरी, CMA इंस्टीट्यूट बोलता है आपका, जो आपका प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट के अंदर आपका मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम ऐड करेंगे। और हमारा जो वर्क्स कॉस्ट है, जो हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आएगा, जो हमारा प्राइम कॉस्ट आया वो प्लस जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी वो आएगी। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका CMA इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, CMA इंस्टीट्यूट बोलता है जो आपका वर्क्स कॉस्ट है, जो आपका फैक्ट्री का जो कॉस्ट है, प्लस फैक्ट्री का कॉस्ट, उसके बाद बोलता है आपका CMA इंस्टीट्यूट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखिए, बीच में दिया हुआ है इनके प्लस। एंड उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
तो जो हमारा CMA इंस्टीट्यूट जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो ये है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ प्राइम कॉस्ट। देन प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम हमारे फैक्ट्री ओवरहेड एडजस्ट कर देंगे तो मेरा आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसके अंदर जब मैं एडजस्ट कर दूंगा मेरा WIP, तो मेरा आएगा एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट, जिनको हम बोलते थे नेट वर्क्स कॉस्ट। और जब इस एडजस्टेड वर्क्स को कॉस्ट में जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात हमारी यहाँ पे अटकी हुई है। तो जो CMA इंस्टीट्यूट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानता है, बट ऑन द अदर हैंड आपका जो CA इंस्टीट्यूट है, CA इंस्टीट्यूट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को उसका पार्ट नहीं मानता है। तो अगर आप CA के स्टूडेंट तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मत बनाइएगा, क्योंकि आई थिंक कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई थी ICAI की तरफ से 2019 ऑनवर्ड्स के लिए कि अब से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। बट स्टिल CMA इंस्टीट्यूट अभी भी इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानता है। एंड ये मेरा जो CMA इंस्टीट्यूट का ये लेटेस्ट जो 2022 सिलेबस है, ये उसका स्टडी मटेरियल है। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैं कोई पुराना स्टडी मटेरियल या फिर कोई आउटडेटेड स्टडी मटेरियल को कंपेयर कर रहा हूँ CA के स्टडी मटेरियल से, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लेटेस्ट, CA का भी स्टडी मटेरियल मेरे पास जो लेटेस्ट है, CMA का भी लेटेस्ट है। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में जैसा हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था ICAI का स्टडी मटेरियल से, वो मैंने सोल्व किया था CMA के पैटर्न को फॉलो करते हुए। लेकिन आपका CA का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड नहीं होता। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि CMA वाले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करेंगे, लेकिन CA वाले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स आपके इंस्टीट्यूट ने ही देने हैं। तो जो इंस्टीट्यूट पैटर्न फॉलो कर रहा है अल्टीमेटली आपको भी वही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए, तो जितने भी CA वाले स्टूडेंट हैं वो ये वाला पैटर्न नोट कर लेंगे। तो अब जो मैं इलस्ट्रेशन सोल्व करवाने वाला हूँ वो मैं करवाने वाला हूँ ICAI के पैटर्न को फॉलो करते हुए। जो CMA के स्टूडेंट्स हैं वो पैटर्न वही रहेगा, मतलब जैसा मैं कराऊंगा वही रहेगा, बट उसमें फॉर्मेट चेंज हो जाएगा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए, मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 ICAI के स्टडी मटेरियल एंड अगेन ICAI के पैटर्न को फॉलो करते हुए। पढ़िए, द बुक्स ऑफ The books of Adarsh Manufacturing Company present the following data for the month of April. तो हमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। मतलब जितना मेरा वर्क्स ओवरहेड है, फैक्ट्री कॉस्ट है, तो उसका 175% मेरा लेबर है। कैसे देखते हैं अभी? तो इसका मतलब अगर मैं आपको यहीं पे समझाऊं सिंपल भाषा में, अगर मेरा वर्क्स ओवरहेड 100% है तो मेरा लेबर कॉस्ट जो है इसका 150% है। तो इसका मतलब अगर ये 10 रुपये तो ये 15 रुपये, इतनी सी बात है बस। चलिए, जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग, क्वेश्चन बोलता है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वो दिया मुझे 56,000। इन्वेंट्री अकाउंट शो द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, हमें कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये April 30, ये April 1 है। WIP का बैलेंस दिया, रॉ मटेरियल का बैलेंस दिया एंड फिनिश गुड्स का बैलेंस दिया हुआ मुझे। उसके बाद कुछ अदर डाटा दिया हुआ, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स का दिया हुआ है। फाइंड आउट द मटेरियल परचेज्ड, आपको निकालना मटेरियल परचेज्ड। प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। देखिए, अगर हम एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, दोनों डाटा उस कॉस्ट शीट से ही निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा देखिए, तो मैं इसको बोलता हूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ICAI स्टडी मटेरियल। ना हम पहले क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए, पर्टिकुलर्स
देन डिटेल्स, देन अमाउंट। मोस्ट ऑफ द थिंग तो फॉर्मेट बनाने से ही हमारी क्लियर हो जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल, ये हमारा आएगा कंज्यूम्ड। देन हमारा डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। नाउ अब अगर हम इसमें ऐड कर दें फैक्ट्री ओवरहेड, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। मैं अगेन बता दूं, जो ICAI फॉलो कर रहा है, मैं उस पैटर्न पे इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। CMA इंस्टीट्यूट का पैटर्न अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम क्या एडजस्ट कर देंगे, एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हम इसको जब CMA इंस्टीट्यूट के हिसाब से हम इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर रहे थे, तो हम इसको नाम देते थे नेट वर्क्स कॉस्ट। लेकिन अब हम इसको CA के पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम इसको क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड यहाँ से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये हम पैटर्न फॉर्मेट हमारा प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अब सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। कैसे, देखिए अब, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। नाउ फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी इससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, एंड हमारा आ जाएगा सेल्स। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये फॉर्मेट। अब देखते क्वेश्चन ने हमसे डिमांड क्या की थी। क्वेश्चन बोल रहा था, पहले बताओ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड। सो मुझे मटेरियल का डाटा दिया कहाँ हुआ है, देखो मुझे एक तो मटेरियल का डाटा दिया हुआ है ये वाला, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक इतना था, क्लोजिंग स्टॉक इतना था, और मुझे कुछ कंजम्पशन की डिटेल या कुछ परचेज की डिटेल मुझे कुछ भी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे कुछ भी डिटेल नहीं दी हुई है कि मेरा रॉ मटेरियल मैंने परचेज कितना, क्योंकि परचेज तो मुझे निकालना है चलो, लेकिन इतनी भी डिटेल नहीं दी हुई कि मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया। तो इसका मतलब इसमें हमें मिसिंग वैल्यूज़ का ही कॉन्सेप्ट है पूरा, कि मिसिंग डेटा निकालना है। तो एक काम करते हैं, जो मुझे डेटा अभी तक दिया हुआ है मैं उस डेटा को अपने फॉर्मेट में पुट कर देता हूँ, फिर हमें पता चलेगा मिसिंग वैल्यूज़ क्या हैं और एक्चुअल में हमें निकालेंगे कैसे उसे। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। तो मैं लिख देता हूँ पहले कि मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है 17,500। तो मुझे डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट दी हुई है वो मुझे दी हुई है 17,000। मुझे जो कॉस्ट दी है लेबर की वो दी हुई है 17,500।
अब क्वेश्चन ने एक हिंट और दे दिया साथ में। क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। अगर मेरा वर्क्स ओवरहेड 1 रुपीज़ है तो मेरा जो मेरा लेबर कॉस्ट है वो है 1 रुपी 75 पैसा। देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है, जो कि है वर्क्स ओवरहेड का 175%। तो मतलब ये मेरा अगर वर्क्स ओवरहेड है ये वाला, अगर ये 1 रुपया है तो जो मेरा लेबर कॉस्ट है वो इसका 175% है, मतलब 1.75। तो अगर आपको इस वैल्यू से इस पे आना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 1 रुपी 75 पैसा है 175% के लिए, तो 100 के लिए कितना? क्योंकि ये वाला तो यहाँ पे 100% है और ये 175% है, तो ये अगर इसके लिए है तो इसके लिए कितना, ये आप निकाल सकते हो। तो ये अल्टीमेटली 1 रुपीज़ आएगा। तो सिमिलरली अगर आपको अब यहाँ पे निकालना है 17,500 का, ये फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा? 17,500 ये है 175% के लिए, तो 100 के लिए कितना? तो 17,500 डिवाइड बाई 175 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 10,000। तो आपको ये वाली वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या वैल्यूज दी हुई है मुझे। क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 56,000। तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये रहा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को एक्सक्लूड करके, ठीक है। और वैसे ही मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सक्लूड करके ही चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो इंक्लूड होता भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया था? मुझे दिया है 56,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है मुझे 56,000। सो 56,000 मुझे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्वेंट्री के कुछ क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है। रॉ मटेरियल का हम देखेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल के अभी में कोई कंजम्पशन की या फिर परचेज की वैल्यू नहीं दी है, मतलब इसको हम लास्ट में देखेंगे रॉ मटेरियल को। WIP का मुझे दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक था 10,500, तो WIP ओपनिंग स्टॉक था 10,500 और क्लोजिंग WIP की वैल्यू भी मुझे दी हुई है 14,500। तो 14,500 ये मुझे करना था लेस। नाउ इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? फिनिश गुड्स की दी हुई है। तो ओपनिंग था 17,600, 17,600 एंड क्लोजिंग था 19,000। तो क्लोजिंग था मेरा 19,000। इसके अलावा मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 3,500, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है मुझे 3,500। उसके अलावा मुझे और कुछ दिया हुआ है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है 2,500, तो 2,500 एडमिन के एक्सपेंस मुझे दिए हुए हैं। उसके अलावा सेल्स भी मुझे दे दी 75,000, तो मेरे को सेल्स भी दी है टोटल 75,000 की। नाउ अब मुझे सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया, इसके अलावा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो रॉ मटेरियल का हम बाद में देखेंगे। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, अगर मुझे ये दिया हुआ है और अगर इसके अंदर मैं ये दोनों ऐड कर दूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जब मैं दोनों एक्सपेंस मेरे ऐड कर दूंगा एडमिन एंड सेलिंग के, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। तो करते हैं इसको ऐड। तो 56,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500, तो ये आ जाएगा 62,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास आ जाएगी 62,000 की, और अल्टीमेटली मैंने 2,500 और 3,500 इसमें ऐड किया तो 6,000। इन दोनों का टोटल जो था वो था 6,000। या फिर हम इसको अभी बाहर नहीं लिखते, ताकि अगर बाहर लिखेंगे ऐसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अभी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसके लिए हम
जो मेन वैल्यूज़ उनको बाहर रखेंगे जो रेड में मैंने लिखी हुई है, और बाकी इसका जो वर्किंग्स वाला है वो डिटेल में अंदर रखेंगे। नाउ उसके बाद मुझे क्या मिल सकता है, ये देखिए, अब मैं अगर इसको नीचे से स्टार्ट करूँ तो अगर इस 56,000 में ये प्लस प्लस हुआ होगा और ये माइनस हुआ होगा, किस में से, इस वैल्यू में से। तो जहाँ ये वैल्यू जो होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसमें ये प्लस हुआ होगा, ये माइनस हुआ होगा, तब मेरे पास आया 56,000। तो अगर मैं मेरे को अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या 56,000 में इसका वापस कर दूंगा। अगर जो वैल्यू यहाँ थी ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जो वैल्यू यहाँ थी, अगर उसमें 17,600 मेरा ऐड हुआ और 19,000 माइनस हुआ तो 56 आया। अगर मुझे वापस ऊपर जाना है तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, 56,000 में 19,000 प्लस कर दूंगा और 17,600 माइनस कर दूंगा। तो अल्टीमेटली 57,400 मेरी वैल्यू आएगी, ये वाली 57,400, ये मेरी वैल्यू आएगी। नाउ अब अगर मैं इसको ऐसे ही रिवर्स कर दूं तो मेरे पास में वर्क्स कॉस्ट की वैल्यू मिलेगी, जैसे मैंने नीचे किया। 57,400 में अगर मैं प्लस कर दूं 14,500 और माइनस कर दूं 10,500 तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी वर्क्स कॉस्ट की भी, विच इज 61,400। नाउ अगर मैं 61,400 में 10,000 माइनस कर दूं, क्योंकि जो मेरे पास में प्राइम कॉस्ट रही होगी ये वाली, तो उसके अंदर 10,000 ऐड हुआ तो 61,400 आया। तो अगर मैं 61,400 में से 10,000 माइनस कर दूं तो मैं प्राइम कॉस्ट पे पहुंच सकता हूं। तो इसमें से अगर मैं 10,000 माइनस करूं तो 51,400 मेरी आएगी प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो डायरेक्ट एक्सपेंस थे मेरे नील। तो क्या मैं मटेरियल कंज्यूम एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ यहाँ से 51,400, क्योंकि अगर मटेरियल कंज्यूम जो मेरे ये वैल्यू थी, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों ऐड होके ये वैल्यू आई है। तो अगर मैं इसको बैलेंसिंग फिगर लूँ तो क्या मैं मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखिए। तो 51,400 माइनस 17,500 तो वैल्यू आएगी 33,900। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई। बस इसमें अब हम प्रॉफिट अगर निकाल, तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं। 75,000 टोटल सेल है और 62,000 मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, तो प्रॉफिट आएगा 13,000 का। तो जो हमारे क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर बी था कि प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या हम मटेरियल परचेज की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में अब हमें मटेरियल कंज्यूम की जो वैल्यू है वो मिल गई है। तो क्या अब हम मटेरियल परचेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल परचेज्ड। तो मटेरियल परचेज निकालने का आप पहले निकालें कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला होता है। मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरा होता है मटेरियल कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में मुझे मटेरियल कंजम्पशन हमने निकाल ही लिया था ऊपर, वो था 33,900। तो अगर 33,900 मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड है एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ था 8,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अगर मेरा 8,000 है प्लस परचेजेस मुझे निकालनी है, तो परचेजेस माइनस क्वेश्चन मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया था 10,600 का, तो माइनस 10,600। तो अब इससे आप परचेजेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 33,900 ये प्लस का 8,000 इधर आके हो जाएगा माइनस 8,000, ये माइनस का 10,600 है तो प्लस का हो जाएगा 10,600। 10,600
इज इक्वल टू परचेजेस, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 33,900 माइनस 8,000 प्लस 10,600, तो वैल्यू आएगी 36,500 इज इक्वल टू परचेजेस। तो जो परचेजेस की वैल्यू आएगी वो आएगी 36,500। नाउ अब हम इसे अपने जरा सॉल्यूशन से भी कंफर्म कर लें। देखिए परचेज की वैल्यू आई है 36,500 एंड ये हमारी पूरी कॉस्ट शीट बन गई थी, वही प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट इतनी 61,400, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56 एंड अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट था 13,000 का, और हमारा यहाँ भी प्रॉफिट कितना था अल्टीमेटली 13,000 का। तो इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, एंड ये जो सोल्व किया हुआ ये किया हुआ ICAI के स्टडी मटेरियल को के पैटर्न को फॉलो करते हुए। प्लीज़ रिमेंबर ये CMA वाला जो सॉल्यूशन है वो चेंज होगा, CMA इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है वो चेंज होगा। CMA का जो स्टडी मैट होता, अगर ये यही क्वेश्चन डिटो अगर मैं CMA के स्टडी मैट में अगर कवर करता है इसको, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो पार्ट था, जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट था, ये ऊपर यहाँ पे आता, बल्कि सॉरी ये आपका यहाँ पे आता, फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऊपर ऐड होके उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता, फिर उसके बाद आपकी फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट होती, फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता, और उसके अंदर फिर मैं सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करता तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आता। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, एंड ये स्ट्रिक्टली एज पर ICAI के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग है। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, CMA इंस्टीट्यूट का जो आंसर है वो चेंज होगा इसमें। बट अल्टीमेटली हमें मार्क्स तो हमारे इंस्टीट्यूट ही देने वाला है, तो जो इंस्टीट्यूट हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है हमें भी वही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज। ओके, हमें कुछ डेटा दिया हुआ है इन्वेंट्री का, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ये जितना भी डेटा दिया हुआ है ये सब ओपनिंग है। रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, WIP का दिया हुआ है, फिनिश गुड्स की 10,000 यूनिट्स हैं। ओके, अब हमें जो डेटा दिया हुआ वो दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी थी, वर्क इन प्रोग्रेस की इतनी, और फिनिश गुड्स का हमें फाइंड आउट करना है। ओके, रॉ मटेरियल परचेज हमें दे दिया है, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, ITC अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट है, ITC अवेलेबल। याद रखिएगा अगर कोई भी हम टैक्स पे करते हैं तो वो दो तरीके के टैक्स होंगे, या तो उसका क्रेडिट अलाउ होगा या क्रेडिट नोट अलाउ होगा। इनकेस अगर उसका क्रेडिट अलाउ है तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, और इनकेस अगर उसका क्रेडिट हमें अलाउ नहीं है तो वो हमारे कॉस्ट में ऐड होगा। क्योंकि अगर आपने जितना GST पे किया अल्टीमेटली तो GST का आप ITC क्लेम कर लेंगे। तो अब जब ITC आप क्लेम कर लेंगे, सेक्शन 17 जो आपने पढ़ा होगा GST एक्ट में, तो अगर आप इसका ITC क्लेम कर लेंगे, इनकेस अगर ये ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में अगर ये कवर नहीं है, तो इनके तो उस केस में आप इसका ITC क्लेम करेंगे, और अगर ITC क्लेम करेंगे तो आपको और अगर आप इसको कॉस्ट में भी ऐड कर देंगे तो ये आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा। डबल बेनिफिट कैसे हो जाएगा कि आप इसका एक तरह से GST का क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हैं जो अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर देंगे, और दूसरा आप इसको कॉस्ट में ऐड करके अपना प्रॉफिट कम डिक्लेयर कर रहे हो, उस प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स कम जाएगा, तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान गवर्नमेंट को है। तो इसीलिए इसमें ये जो है ये रूल्स बनाए गए कि आपका जो भी आपका रिफंडेबल टैक्स है, जिसका आपका क्रेडिट वगैरह मिल जाएगा आपको, तो वो आप कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, और जिनका आपका क्रेडिट नहीं मिलता है, जिसमें आपको डबल बेनिफिट नहीं हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली इसका जिसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी कॉस्ट के अंदर। नाउ आगे देखिए, तो यहाँ पे ITC अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इसका एक तो ITC भी ले रहे हैं और दूसरा कॉस्ट में ऐड करके प्रॉफिट कम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो टैक्स कम जाएगा। तो अल्टीमेटली ITC अगर अवेलेबल है तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, wages paid to production workers, okay, expenses paid for utilities,
ओके। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ है मुझे, कुछ मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस का कुछ दिया हुआ है पेड टू ऑफिस स्टाफ, और ऑफिस स्टाफ को दिया हुआ है। ऑफिस स्टाफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओके। सेलिंग एक्सपेंस मतलब सेलिंग ओवरहेड्स। नाउ क्वेश्चन बोलते हैं नेक्स्ट कि मशीन आर वर्क हुए 21,600 आवर्स। तो मशीन आवर्स की बात चल गई, मतलब इसकी बात चल गई है फैक्ट्री ओवरहेड्स की। ठीक है, क्योंकि मशीन आपका अल्टीमेटली फैक्ट्री में ही होती है और वो प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है डायरेक्टली। तो ये आपका ओवरहेड का पार्ट बनेगा, ये डायरेक्ट लेबर का पार्ट नहीं है, ये आपका ओवरहेड का पार्ट है और ना आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है ये। ना क्वेश्चन में दे दिया है मशीन आर रेट, इतने घंटा हमारा काम हुआ और 1 घंटे का इतना हमारा मशीन आर का कॉस्ट आता है। ठीक है। यूनिट्स हमने सोल्ड किए थे 1,60,000, यूनिट्स हमने परचेज किए थे, सॉरी प्रोड्यूस किए थे 1,94,000। तो इसका मतलब अगर हमने 1,94,000 यूनिट्स को परचेज किया, सॉरी प्रोड्यूस किया, और उसमें से सिर्फ हमने 1,60,000 को सोल्ड किया, तो इसका मतलब इसमें से कुछ स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग बचा होगा। और ये किस स्टॉक की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारा फिनिश गुड्स की। ये कभी भी रॉ मटेरियल डब्ल्यू की बात यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि यूनिट सोल्ड डब्ल्यू थोड़ी सोल्ड होता है, रॉ मटेरियल थोड़ी सोल्ड होता है, क्योंकि हम तो रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं, हम अल्टीमेटली तो फिनिश गुड सोल्ड करते हैं। तो अगर हमने 1,60,000 का यूनिट हमने सोल्ड किया और प्रोड्यूस 194 किया, और हमारे पास कुछ ओपनिंग भी था, हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था फिनिश गुड्स का 10,000 यूनिट्स का। जस्ट अ सेकेंड। अगर हमारे पास 10,000 यूनिट्स का फिनिश गुड्स का ओपनिंग था और हमें क्वेश्चन ने कुछ दिया हुआ है नीचे कि यूनिट्स इतना सोल्ड हुआ, इतना प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब कुछ क्लोजिंग स्टॉक्स की यूनिट्स भी होंगी, और ये बात हो रही है यूनिट्स में, ना कि वैल्यू में। तो देखते हैं। और डिज़ायर प्रॉफिट जो है वो है 15% ऑन सेल्स, मतलब हम चाह रहे हैं कि सेल्स के ऊपर 15% हमारा प्रॉफिट हो पूरी कोशीट के अंदर। तो अभी हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें से अपना एक कोशीट बनानी है। नाउ इसको सोल्व करने से पहले हम इसमें थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ICA स्टडी मटेरियल एंड ये स्ट्रिक्टली है एज पर द पैटर्न फॉलोड बाय ICI। नाउ कैलकुलेशन ऑफ number of units in closing stock। और कौन सी यूनिट्स, फिनिश गुड्स की यूनिट्स। देखिए हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है यूनिट्स सोल्ड का। देखिए आपके पास ओपनिंग यूनिट्स कितनी थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, कि आपके पास ओपनिंग इतना था, इतना आपने प्रोड्यूस किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ना क्वेश्चन ने हमें दिया था यूनिट सोल्ड कितनी है, क्वेश्चन ने हमें बताया था 1,60,000 यूनिट्स हमारी यूनिट सोल्ड है। तो 1,60,000 यूनिट्स हमारी थी सोल्ड। ओपनिंग कितनी थी, ओपनिंग थी 10,000 यूनिट्स। क्वेश्चन ने प्रोडक्शन के बारे में मुझे बताया था कि हमने 1,94,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की, 1,94,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मुझे पता नहीं है, ना मुझे वैल्यूज़ में पता है ना मुझे यूनिट में पता है, तो मुझे दोनों फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। 1,60,000 माइनस 10,000, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर आगे माइनस होगा, माइनस 1,94,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1,60,000
-10,000 -1,94,000, तो वैल्यू आएगी -44,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस माइनस इधर कट हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट्स आएंगी वो आएंगे 44,000 यूनिट्स। नाउ अब हम हमारा प्रिपेयर करेंगे कोस्ट शीट को। कोस्ट शीट, नाउ हम इसको प्रिपेयर करेंगे आईसीआई के पैटर्न में। तो पर्टिकुलर्स then details and then amount। नाउ हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। देखते हैं क्वेश्चन ने डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ हमें बताया। हाँ देखिए, रॉ मटेरियल परचेज किया था 1,44,00,000 का, लेकिन उसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया था इतना, लेकिन उसका आईटीसी अवेलेबल था। सिंस उसका आईटीसी अवेलेबल था तो हम इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास उसके अलावा रॉ मटेरियल के बारे में कुछ और भी बताया हुआ था। ओपनिंग रॉ मटेरियल इतना था, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इतना था, और रॉ मटेरियल परचेज इतना था। तो अब हमें मटेरियल निकालना है कंज्यूम। तो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक कितना था मटेरियल का, प्लस परचेज कॉस्ट कितनी थी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक हमारा मटेरियल का कितना था, रॉ मटेरियल था मेरा 12 लाख रुपीज़ का, तो ओपनिंग स्टॉक जो था मटेरियल का वो था 12 लाख, प्लस हमने जो प्रोडक्शन परचेज किया था वो था 1,44,00,000 का, 1,44,00,000, एंड इसमें से हमारा क्लोजिंग जो स्टॉक था, क्लोजिंग जो इन्वेंट्री थी रॉ मटेरियल की वो थी 14 लाख। तो ये हमारा आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आएगा 12 लाख प्लस 1,44,00,000 माइनस 14 लाख। ये मेरे पास आएगा, मेरा जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उसकी वैल्यू 1,42,00,000 रुपीज़। नाउ सेकेंड इज डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर के बारे में कुछ बताया था। देखिए, ये देखिए, जो भी आप वेजेस पेड करेंगे टू प्रोडक्शन वर्कर्स, जो भी आप वेज पेड करेंगे प्रोडक्शन वर्कर्स को, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जो मेरा एक्सपेंसेस उस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए बन रहा है, जैसे कि मान लो मशीनें चल रही हैं उस प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्वीपर्स होते हैं जो आपके फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं, फैक्ट्री एरिया को क्लीन कर रहे हैं, वो सब हमारा इनडायरेक्ट आता है। तो जो डायरेक्टली वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो मेरा डायरेक्ट वेजेस है। तो ये क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि ये हमने प्रोडक्शन वर्कर्स को दिए हैं। प्रोडक्शन वर्कर्स मतलब जो मटेरियल को बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली एंगेज्ड है मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए। तो जो ये वेजेस दिए हैं ये मेरी हो जाएगी डायरेक्ट वेजेस। तो 36,64,000, तो 36,64,000। नाउ उसके बाद हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी हमें बताया हुआ था। ये देखिए, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज़। जो आपने मतलब यूटिलिटीज़ मतलब कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम आ रही है, जैसे कि हमारे टूल्स हो गए,
डायरेक्टली एंगेज्ड है प्रोडक्शन के अंदर, या फिर हमारा आप बोल सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट के ऊपर आप रॉयल्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे खर्चे जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से लिंक है, डायरेक्टली उस प्रोडक्शन के अंदर एंगेज्ड है। यूटिलिटीज़ का मतलब होता है कि उसी मटेरियल को फाइनल में कन्वर्ट करने के लिए ही हम कुछ यूटिलिटीज़ लेके आए हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा टूल्स है, जिग्स है, कुछ भी जो कि डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है, उसके बिना प्रोडक्शन करने में, मतलब उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जरा आपको डायरेक्ट इसका यूटिलिटीज़ के बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए देखिए, रीड करिए जरा डेफिनेशन। प्रोडक्शन यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? प्रोडक्शन यूटिलिटी इज द यूटिलिटी दैट इज क्रिएटेड व्हेन द इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डिमांडेड बाय द पीपल। ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूटिलिटी वो जो कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जो क्रिएट होती है इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें यूटिलिटी, तो वो हमारा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मैं कुछ आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये हमारा CMA इंस्टीट्यूट ने ये इशू किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। जब हम इसको रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। नाउ जरा 4.4 को रीड करिए। डायरेक्ट expenses related to manufacture of a product or rendering a services which can be identified or linked with the cost object other than direct material cost and direct employee cost। कोई भी ऐसा खर्चा मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस को रेंडर करने के लिए, जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई है कि इस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही है, ये पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ही वो हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को छोड़ के, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय हम अलग से दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हम दिखाते हैं, और वो हमारा टोटल बनता है प्राइम कॉस्ट का पार्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को छोड़ के और जोन सी भी कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक है, हमारे डायरेक्टली आइडेंटिफाई उस प्रोडक्ट के अंदर, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट की ऊपर हमें लगाना पड़ रहा है, मतलब उसी की वजह से वो खर्चा है हमारा डायरेक्ट, उसी वजह से इंकर हो रहा है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कुछ एग्जांपल देखिए। एग्जांपल जो डायरेक्ट एक्सपेंस के, जैसे रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा रॉयल्टी देना पड़ेगा, तो मतलब बिना रॉयल्टी दिए आप उस प्रोडक्शन को नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका। जॉब चार्जेस, हायर चार्जेस फॉर यूज ऑफ अ स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, ये सब आप पढ़ेंगे, ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं जॉब चार्जेस और ये सब हायर चार्जेस, ये जॉब कॉस्टिंग का पार्ट। तो जॉब कॉस्टिंग जब आप चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको स्पेसिफिकली ये जॉब के रिलेटेड जो चार्जेस होंगे वो आपके उसके प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट बनेंगे। उसके बाद आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिज़ाइन और ड्राइंग फॉर अ जॉब, जॉब को करने के लिए, मतलब उस जॉब के लिए कोई आपने स्पेशल कोई डिज़ाइन लिया, उसके लिए कोई ड्राइंग स्पेशल बनवाई है। मान लीजिए आप इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह के लिए, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर, जॉब आपने कहीं से कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस गुड्स या सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए लगने वाला है वो सॉफ्टवेयर, और उसका आप पे कर रहे हैं। कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो नहीं जो ऑफिस वाले होते हैं, अगर ऑफिस के जो स्टाफ हैं, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो स्टाफ है जो ऑफिस में बैठते हैं, जैसे फाइनेंस वगैरह के डिपार्टमेंट जो बैठते हैं, तो जो उनका जो एक्सपेंस है वो आपका एडमिन में जाएगा। लेकिन जो इंजीनियर्स वगैरह है मान लीजिए, या जो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन के अंदर एंगेज है, जो पर्सन जो बना रहे हैं उसको, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं, मान लीजिए उनको कुछ इंस्पेक्शन करना है, या मान लीजिए उनको कुछ नॉलेज गेन करनी है, मतलब कुछ भी एक्सपेंस हम इंकर कर रहे हैं, तो वो ट्रैवलिंग पे गए हुए हैं सिर्फ पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस से बनाने के रिलेटेड ही। तो और वो सारे हैं हमारे डायरेक्टली एंगेज्ड है, मतलब या तो डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, या फिर हमारा डायरेक्टली वो वर्कर एंगेज्ड है, उसके अंदर पर्सन एंगेज्ड है प्रोडक्शन के अंदर, तो वो खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। अदरवाइज हमारा वो जो ट्रैवलिंग के खर्चे हैं वो हमारे जाते हैं ऑफिस ओवरहेड्स में। चलिए, तो अब हमारा जो एक्सपेंसेस जो है यूटिलिटीज़ की हमने जो दी है, वो हमारा पार्ट बनता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो यूटिलिटीज़ की हमने दिए 1,45,600, तो 1,45,600। ना मटेरियल हमें मिल गया, लेबर की हमें कॉस्ट मिल गई है ना, एक्सपेंस की कॉस्ट हमें मिल गई, वो भी डायरेक्ट। नाउ अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, अब हम इसे बोल देते हैं प्राइम कॉस्ट।
देखिए 1,42,00,000 प्लस 36,64,000 प्लस 1,45,600। तो मेरी प्राइम कॉस्ट जो जाएगी वो जाएगी 1,80,09,600। नौ, अगर मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूं मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्वेश्चन ने हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में भी बताया था। क्वेश्चन ने बताया था हमारे पास में मशीन आवर्स थे 21,600, तो 21,600 आवर्स इंटू 8 रुपीज़ पर आवर। नाउ 21,600 इंटू 8 रुपीज़ पर आवर, तो ये हमारी जो कॉस्ट आएगी 1,72,800। अब काफ़ी का क्वेश्चन आ रहा होगा कि 21,600 इंटू 8 जो ये आर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं बना, ये फैक्ट्री ओवरहेड ही क्यों बना, ये मशीन जो चली है। देखिए ये जो मशीन चली है, जरूरी नहीं है इस मशीन के ऊपर यही प्रोडक्ट बन रहा हो सकता है वो भी बहुत प्रोडक्ट बन रहा हो। अगर ये मशीन स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए होती स्पेसिफिकली, या फिर इसी स्पेसिफिक इस जॉब के लिए होती, और ये जॉब मान लो हमें डिलीवर करना है कस्टमर को, हमें मतलब यही वाला जो ऑर्डर आता है जो हमारे पास, हमें वो कस्टमर को डिलीवर करना है, और ये पर्टिकुलरली मशीन इस उसी जॉब से रिलेटेड होती, उसी जॉब को करने के लिए हमने परचेज की होती, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनता। लेकिन अब ये जो मशीन रखी हुई इस पर पता नहीं हम कितने ऑर्डर बनाते हैं, पता नहीं हम कितने ही और यूनिट्स बनाते हैं और कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं हम इस मशीन के ऊपर, तो इसलिए वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। नाउ तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं वर्क्स कॉस्ट। नाउ 1,80,09,600 में अगर 1,72,800 हम इसमें ऐड करेंगे 180,09,600, तो वैल्यू आएगी 1,82,400। नाउ इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, एंड इसमें से हम लेस कर देंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। देखिए क्या WIP की कोई डिटेल थी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ओपनिंग WIP दिया हुआ था 18 लैक्स का, सो ओपनिंग जो WIP था वो था 18 लैक्स का, और जो क्लोजिंग WIP था हमारा वो था 16,04,000, तो 16,04,000। इससे हमारी कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ, ये हमारी वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप CMA के स्टूडेंट्स हैं तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना होकर ये नेट वर्क कॉस्ट हो जाएगा, फिर उसके अंदर एडमिन जुड़ के फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। लेकिन क्योंकि मैं ICAI के स्टडी मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ और ICAI के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, तो यही वाला पैटर्न फॉलो होगा। देखिए अब तो 1,81,82,400 प्लस 18 लाख माइनस 16,04,000, तो 1,83,78,400। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँगा, मेरा इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ फिनिश गुड्स के बारे में? यस, फिनिश गुड्स ओपनिंग वैल्यू दी हुई है 9,60,000, तो ये मेरे को दिया हुआ है 9,60,000, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी
ये मुझे दी थी 10,000 यूनिट्स। एंड ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की थी? क्वेश्चन ने बोला था मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस के बारे में 194, तो ये थी 194 यूनिट्स, 1,94,000 यूनिट्स की। और हमने फिनिश स्टॉक की जो क्लोजिंग यूनिट्स थी वो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, ये रही, जो थी 44,000 की। तो ये मेरा आएगा 44,000 यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,83,78,400, 1,83,78,400, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,94,000 यूनिट्स के लिए। तो ये 1,94,000 यूनिट्स के लिए मैंने 1,83,78,400 की कॉस्ट की। तो ये मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी, और 44,000 यूनिट्स मेरी क्लोजिंग है। तो 44,000 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट? तो 1,83,78,400 डिवाइड बाई 1,94,000 यूनिट्स इंटू 44,000 यूनिट्स। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 41,68,297। नाउ, अब हो सकता है मेरे आंसर में और स्टडी मटेरियल के आंसर में कुछ कुछ 50-60 रुपीज़ का कुछ डिफरेंस आ सकता है। क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने कंप्लीट वैल्यू ली है। अगर मैं 1,83,78,400 को डिवाइड करता हूँ 1,94,000 यूनिट से, तो वैल्यू आती है 94.730206,185 पर यूनिट। तो स्टडी मैट ने क्या किया होगा? स्टडी मैट ने मोस्ट प्रोबेबली इसको राउंड ऑफ कर दिया होगा 94.73 रुपीज़ पर पैसा पे। और मैंने कैलकुलेटर पे जो कंप्लीट वैल्यू है, मैंने कंप्लीट वैल्यू को 44,000 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आया 41,68,297। और अगर मैं इसको 1,83,78,400 डिवाइड बाई 1,94,000, तो मेरा अगर 94 पॉइंट, अगर मैं इसको 94.73 से मल्टीप्लाई करता 44,000 को, 94.73 इंटू 44,000 से मल्टीप्लाई करता तो मेरी वैल्यू आती है 4 लाख, सॉरी 41,68,120, 41,68,297। तो मेरे और स्टडी मैट के आंसर में हो सकता है 177 रुपीज़ का डिफरेंस आए, लेकिन आपके दोनों सोल्यूशन ठीक होंगे। आप चाहे ऐसे करें 94.73 से मल्टीप्लाई करें, या फिर टोटल वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करें, तो भी आपका आंसर सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। और स्टडी मैट ने जो है बस आंसर को राउंड ऑफ कर दिया है 0.2 डिजिट्स पे। तो अगर हम चाहें, नहीं, हम फिर स्टडी मैट का ही आंसर फॉलो करते हैं, ताकि स्टडी मैट के आंसर में और हमारे आंसर में कोई डिफरेंस ना आए। आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको कंप्लीट आंसर बताया वो भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसको आप 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करके भी आप इसको कर सकते हैं। उसमें आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी जब आप कैलकुलेटर पे कंप्लीट वैल्यू लेंगे। तो जैसा स्टडी मैट ने किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% ऐसा ही किया होगा, तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करता हूँ। 1,83,78,400 डिवाइड बाई 1,94,000 यूनिट्स पे, 94.73 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट थी मेरी, एंड 44,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक था। 94.73 इंटू 44,000, तो वैल्यू आएगी 41,68,120। नाउ, अब हम इसको क्या नाम देंगे? अब हम इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
और कितनी यूनिट से ये, कितनी यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी ये, तो यूनिट सोल्ड थी 160, तो ये आएगी 1,60,000 यूनिट्स। नो, 1,83,78,400 प्लस 960 माइनस 41,68,120, तो वैल्यू आएगी 1,51,70,280, इतनी वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। नाउ इसके अंदर मैं अगर ऐड कर दूं मेरे अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमें क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे, तो एक तो मुझे ये दिया हुआ था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो जो एक है वो आएगा आपका ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका 26,52,000, 26,52,000। उसके अलावा भी हमें कुछ दिया हुआ था, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ 1,21,000, तो ट्रैवलिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ। और अगर यही ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे होते हैं प्रोडक्शन स्टाफ के, तो ये ऊपर डायरेक्ट वेजेस में जुड़ता, तो नॉट डायरेक्ट वे डायरेक्ट एक्सपेंस में जुड़ता, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो हमने देखा था वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जुड़ता। नो, अब देखिए कितना 1,21,000, now the total cost is 26,52,000 plus 1,21,000, total would be 27,73,000। नाउ अब अगर इसके अंदर हम ऐड कर दें यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसके अंदर ऐड करें, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 6,46,000, 6,46,000, इसके हमें बाइफर्केशन नहीं दी हुई तो टोटल लेंगे हम इसकी। अब देखिए तो ये मेरे पास में अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने यूनिट्स के लिए, वही 1,60,000 यूनिट्स पे, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ, तो 1,51,70,280 प्लस 27,73,000 प्लस 6,46,000, तो 1,85,89,280। नाउ अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, अब हम इसमें ऐड करने प्रॉफिट एंड देन सेल्स। नो, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, क्वेश्चन ने हमें बोला था डिजायर प्रॉफिट चाहिए 15% ऑन सेल्स। नाउ अगर मैं अब आपको बोलूं लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज आप सिंपली 15% इसके ऊपर 15% आप ऐड इसके ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्ट है। क्वेश्चन ने बोला आपको 15% ऐड करना है सेल्स के ऊपर, मतलब जो मेरा ये प्रॉफिट है ये 15% है इसके ऊपर, तो मुझे जब सेल्स की वैल्यू नहीं पता तो इसका 15% मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो अब मैं मान के चलता हूँ, लेट मान लीजिए सेल्स मेरी एक्स है, तो सेल्स क्या होती है, सेल्स होती है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स
प्लस प्रॉफिट, ये मेरी सेल्स होती है। तो सेल्स को मैंने माना एक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है 1,85,00,000, तो 1,85,00,000 89,280 प्लस, क्वेश्चन बोलता है मुझे प्रॉफिट चाहिए सेल्स के ऊपर 15%। तो अगर मेरी सेल्स एक्स है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 0.15x, कि मतलब एक्स के ऊपर 15%। 0.15 कैसे, 15 डिवाइड बाई 100। नाउ अब इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, x माइनस 0.15x इज इक्वल टू 1,85,00,000 89,280, तो 0.85x इज इक्वल टू 1,85,00,000 89,280। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,85,00,000 89,280 डिवाइड बाई 0.85 डिवाइड बाई 0.85, जो सेल आएगी मेरी वो आएगी 2,18,69,741। नाउ अब अगर मुझे सेल्स की वैल्यू मिल गई, अगर मुझे सेल्स की वैल्यू पता चल गई 2,18,00,000 2,18,69,741, तो क्या मैं प्रॉफिट को एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूँ? तो 2,18,69,741 69,741 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 1,85,89,280, तो मेरी जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 32,80,461। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। और आप इसको अगर चेक भी करना चाहें तो ये इसके ऊपर 15% ही होगा। कैसे, देखिए 32,80,461 डिवाइड बाई 2,18,69,741, तो ये आएगा 14.999, मतलब 15%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है इसको। और मैं अगेन बता दूं, ये वाला इलस्ट्रेशन सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मतलब सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पैटर्न नहीं है। उनके स्टडी मैट में ये ऐसे भी इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। अगर आप सिलेबस 2016 को देखेंगे तो उसमें तो इलस्ट्रेशन है एंड पर, लेकिन इसका सोल्व करने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। उसमें जो आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये वाला, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये वाला, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पे ऊपर पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब मेरा जो फिनिश स्टॉक की जो ये वैल्यू है 41,68,120, जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मेरी होगी चेंज। तो ये 41,68,120 ना होके कुछ अलग ही वैल्यू होगी, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट इंक्लूड हो जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जो, अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपका आंसर, जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा वो 32,80,461 से ज़्यादा ही आ रहा होगा। तो अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपका प्रॉफिट कितना आ रहा होगा। अगर यही वाला प्रॉफिट आ रहा है तो आपका आंसर सेम, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो मेरी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 1,83,78,400, और अगर मैं उसके अंदर ऐड कर दूं मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 27,73,000, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा 2,11,51,400। एंड अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मैंने कितने यूनिट कर दी उसकी 1,94,000, तो पर यूनिट कॉस्ट आ रही होगी 109.03, तो 109.03। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 44,000 से तो 4,47,00,000। तो अगर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपके फिनिश गुड्स की जो वैल्यू आएगी क्लोजिंग स्टॉक की वो आ रही होगी 47,97,000
320। और सिमिलरली आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा 6,29,000। नो, नॉट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना है। तो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू जो होगी वो होगी, अगर मेरा सेल्स का जो अमाउंट है वो फिक्स रहता तो आपकी जो मैं बताने वाला हूँ वैल्यू वो होती, लेकिन सिंस अभी ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। सीए स्टूडेंट्स का जो इलस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, वो उतना ही था सिर्फ, ये सिर्फ सीएमए वाले सुनेंगे। तो 47,97,320 मेरी जो आएगी वो आएगी फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। नाउ, तो अब आपका क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी कम। कितने से कम हो जाएगी, अगर 47,97,320 है और पहले था 41,68,120, तो 6,29,200 से मेरी हो जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम। इसमें से 1,85,89,280 में से, और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ 0.85, तो जो सेल्स आएगी अब वो हो जाएगी 2,11,29,506 रुपीज़। तो सीएमए जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए सेल्स आएगी ये, और फिनिश गुड्स की वैल्यू आएगी ये। और सीए वालों के लिए जो वैल्यू आई है वो आई है 2,18,69,741। और यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो आपका आ जाएगा, तो 2,11,29,506 का 15% अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 31,69,426। हाँ, मैं एक चीज़ और थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि अगर अगर मेरी सेल्स की वैल्यू फिक्स रहती, अगर मेरी सेल्स की वैल्यू फिक्स रहती तो ये प्रॉफिट ज़्यादा आता जो सीएमए वाले स्टूडेंट्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसमें। सिंस ये 15%, सॉरी, सिंस ये प्रॉफिट जो है सेल्स के ऊपर 15% था, तो ये प्रॉफिट आपका कम आएगा सीएमए वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉफिट निकलेगा ये वाला, और सीए स्टूडेंट्स के लिए ये वाला है 32,80,461। तो जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में जो इलस्ट्रेशन सोल्व किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो आईसीएआई के पैटर्न को फॉलो करते हुए था, सॉरी नॉट आईसी आईसीएमए को सीएमए इंस्टीट्यूट के पैटर्न को फॉलो करते हुए था। तो अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये वाला इलस्ट्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसी पैटर्न में। देखिए, ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ए लिमिटेड कंपनी हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। तो मतलब मेरे पास जो कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट्स बनाने की है, वो भी एवरी मंथ। ओके, इट्स वर्क्स कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। ओके, कुछ वर्क कॉस्ट की डिटेल दी हुई है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की डिटेल दी हुई है जो कि चेंज हो रही है प्रोडक्शन की लेवल चेंज होने की वजह से। अगर हम 10% यूज़ करते हैं, मतलब 1 लाख यूनिट्स हम मैक्सिमम 100% पे बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ 10% बनाएं, 10% मतलब अगर हम सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाएं तो मेरी वर्क्स कॉस्ट आएगी 400 रुपीज़ पर यूनिट। सिमिलरली 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100% बनाए तो इतनी इतनी कॉस्ट मेरी कम होती जाएगी। ये इतनी इतनी मतलब मेरी कॉस्ट कम होते होते इतनी आ जाएगी। तो अगर मैं 20,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट लगेगी 390 पर यूनिट। सिमिलरली 30,000 बनाऊंगा तो 380 पर यूनिट, तो सो ऑन ऐसी हमारी लगती रहेगी पर यूनिट पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि इट्स फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओके, कुछ फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है। तो अगर जब जितना मैंने पढ़ा है, और मतलब ये क्वेश्चन अभी तक, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ जो आपका फिक्स्ड का और वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसको बाइफर्केशन का कंसेप्ट होने वाला है, जितना अभी तक मुझे समझ में आया। देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है वो है 1,50,000 का, एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस जो है वो है 2,50,000 का पर मंथ। मतलब ये दोनों पर मंथ है, 150 और 250। और ये भी मेरा जो दिया हुआ है ये भी फिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो है 30 रुपीज़ पर यूनिट। ओके,
इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब मैं चाहूँ तो अपनी 1 लाख यूनिट जो 100% है उसको 500 रुपीज़ पर यूनिट पे सेल कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड इट इंकर द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। मतलब मुझे अगर मेरी सेल्स, मतलब मेरे 1 लाख यूनिट्स को अगर कंप्लीट सेल करना है तो मुझे ये खर्चे करने पड़ेंगे, तब मैं उसको 500 रुपये पर यूनिट पे बेच सकता हूँ। मुझे गिफ्ट आइटम देना पड़ेगा 30 रुपये पर यूनिट का। ओके, ये मेरा सेलिंग का कॉस्ट हो गया। इट हैज़ लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग द फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000 एंड 3 कंसोलिडेटेड प्राइसेस ऑफ 5,000 ईच टू कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। तो मतलब मुझे ये कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी, 50,000 देना पड़ेगा, 25 भी देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा, और 3 प्राइजेस ये देने पड़ेंगे 5,000 ईच के। ये भी मेरा सेलिंग का कॉस्ट हो गया, ठीक है। इट स्पेंड 1 लाख रुपीज़ ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। ओके, मुझे 1 लाख रुपये कस्टमर के रिफ्रेशमेंट्स पे भी खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे कस्टमर को लालच देना पड़ेगा कि मुझे 1 लाख यूनिट्स बेचनी है, और लालच का कॉस्ट ये है, सिंपल सी बात बोल रही है, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सब मुझे उसके सेलिंग के कॉस्ट दिए हुए हैं कि बेचना है तो मुझे ये खर्चे तो करने पड़ेंगे अगर 1 लाख यूनिट बेचनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेचोगे तो आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 100% अगर आप सेल करेंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या, इसको स्पॉन्सर करना पड़ेगा टेलीविज़न प्रोग्राम हर हफ्ते, एवरी वीक, एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख रुपीज़ पर मंथ। ओके, मतलब मुझे हर वीक कोई टेलीविज़न पे प्रोग्राम आएगा और मुझे 20 लाख रुपीज़ की कॉस्ट करनी पड़ेगी, वो भी पर मंथ। मतलब ये कॉस्ट वीकली नहीं दी हुई, जो मेरा टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम आएगा वो हर हफ्ते आएगा, ठीक है, लेकिन कॉस्ट मुझे मंथली दी हुई है। तो ऐसा मत समझना कि 20 लाख रुपीज़ हर वीक की कॉस्ट है, वीक की कॉस्ट नहीं, मंथ की कॉस्ट है। नाउ इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट। अगर मैं चाहूँ तो अपनी 30%, मतलब 30,000 यूनिट्स, 1 लाख में से 30% मैं चाहूँ तो उसको 550 रुपीज़ पर यूनिट पे सेल कर सकता हूँ, विदाउट इंक्रिंग एनी ऑफ द एक्सपेंस रेफर्ड इन ए टू डी, बिना ये कोई खर्चा किए। मतलब 30% जो मेरी सेल्स होगी 30,000 यूनिट्स की, उसके ऊपर मुझे ये खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ 70,000 यूनिट्स के ऊपर ये खर्चा करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट बताओ एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। ओके ओके, तो अब जब मैंने ये नीचे वाली लाइन पढ़ी प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट वाली, उससे मुझे एक चीज़ और क्लियर हुई कि अगर मैं अपना प्रोडक्शन 30% पे सेल करता हूँ तो मतलब मुझे इनमें से कोई भी खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 100% कैपेसिटी पे सेल करूँगा तो मुझे ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सी चीज़ें, 30% पे आप कॉस्ट शीट बना के दिखाओ और एक 100% पे आप एक कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। ठीक है, हम 30% और 100% बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन 3, ICAI स्टडी मटेरियल। पहले हमारा जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो बना लेते हैं, पार्टिकुलर्स, और हमें यहाँ कंप्लीट फॉर्मेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें जो कॉस्ट दी है वो कुछ ब्रेकअप करके दी हुई है। मतलब ऐसा कुछ डायरेक्टली हमें टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई कि प्राइम कॉस्ट मतलब एक्सपेंस मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, हमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें सीधा दिया हुआ है कि वर्क्स कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हमें एडमिन की कॉस्ट दी है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट दी हुई है। तो हम इसको प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं बना सकते, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऐसे लिख के नहीं बनाएंगे। जो हमें रेलिवेंट कॉस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग हम वो लिखते हुए बनाते जाएंगे। कैसे, देखिए, तो पर्टिकुलर्स, तो अभी मुझे जो एक बनाना है वो बनाना है 30% कैपेसिटी पे, नाउ अब देखिए, तो एक मुझे बनाना है यहाँ पे 30% कैपेसिटी के लिए। तो 30% कैपेसिटी, तो मतलब कितना, 30,000 यूनिट्स। और सेकंड मुझे बनाना है
100% कैपेसिटी पे मतलब कितना, 1 लाख यूनिट्स पे। ये हमारी आएगी पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। सिमिलरली सेम हियर, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। नाउ अब क्वेश्चन ने कहीं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसकी डिटेल कहीं नहीं दी है। क्वेश्चन ने बस डायरेक्टली हमें, क्वेश्चन ने मैं डायरेक्टली दिया हुआ वर्क कॉस्ट निकाल के। तो वर्क कॉस्ट होता है क्या है, जब हम प्राइम कॉस्ट में हमारा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दें तो मेरा आता है वर्क कॉस्ट। तो मतलब मेरे को जो प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके जो मेरे को वैल्यू निकाल के दी हुई है ऑलरेडी, तो जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर, फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ये बनती थी मेरी प्राइम कॉस्ट, फिर इसके अंदर मैं ऐड करता था फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये मेरी बनती थी वर्क्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन ने मुझे यहाँ तक निकाल के दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है पर यूनिट की जो वर्क्स कॉस्ट है, यहाँ की जो कॉस्ट है वो ये दी हुई है। तो इसका मतलब मुझे ये वाला डाटा इररेलेवेंट है, मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे यहाँ तक का डाटा निकाल के दिया हुआ है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली स्टार्ट करूँगा यहीं से, वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, तो क्वेश्चन ने बोला था कि अगर मैं 30% कैपेसिटी पे चलूँ, तो पर यूनिट होगी 380। तो पर यूनिट कितनी आएगी, 380। 380 इंटू 30,000, वैल्यू आएगी 1 करोड़ एंड 14 लाख। नाउ क्वेश्चन ने बोला था 100% कैपेसिटी पे कितना है, अगर 100% पे 310, तो 100% कैपेसिटी पे 310 पर यूनिट, तो 1 लाख इंटू 310, तो ये आएगा 3 करोड़ 10 लाख। नाउ उसके बाद क्वेश्चन ने में क्या दी हुई है, वर्क्स कॉस्ट तक तो मेरा हो गया। उसके बाद बोला इसमें फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और ये सब मेरा सेलिंग का कॉस्ट था, सेलिंग का। तो वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट मुझे दिया, तो मैं पहले एडमिन के कॉस्ट जोड़ता हूँ सारे इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर मैं ऐड करूँ मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्वेश्चन बोलता है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 1,50,000। तो इसका मतलब ये जो है मेरा फिक्स्ड है, इसका मतलब कि कितनी भी यूनिट्स बने ये 150 ही रहने वाला है। तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 30,000 यूनिट्स, तो ये पर यूनिट आएगा 5, एंड ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो 1.5। ये थे मेरे फिक्स्ड। ना उसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में और कुछ हमें कुछ बताया नहीं है। अब सीधा बात हो रही है मेरी मार्केटिंग एक्सपेंस के बारे में। तो मैं बोलता हूँ अब इसके अंदर ऐड करूँगा मेरा ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो क्या क्या मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। सो जो मुझे पहला दिया हुआ है, जो मुझे फर्स्ट वन दिया हुआ वो दिया हुआ मुझे फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस। तो फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो क्वेश्चन ने दिया हुआ मुझे जो फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस है वो है 2,50,000 पर मंथ, मतलब ये पूरी कैलकुलेशन ही पर मंथ चल रही है। तो 2,50,000
2,50,000। तो 2,50,000 डिवाइड बाई 30,000, पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 8.33। नाउ 2,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000, सॉरी 2,50,000 डिवाइड बाई 1,00,000 यूनिट्स पे ये कॉस्ट आएगी 2.5। नाउ उसके बाद मुझे कौन सी कॉस्ट दी हुई है, तो फिक्स्ड मार्केटिंग आ गई, फिक्स्ड मार्केटिंग आ गई। उसके बाद वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ पर यूनिट है। सेकेंड, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सो ये 30 रुपीज़ पर यूनिट, तो 30 रुपीज़ पर यूनिट एंड 30 रुपीज़ पर यूनिट, तो ये तो हो जाएगा 30 लैक्स एंड 30,000 इंटू 30 रुपीज़ पर यूनिट 9 लैक्स। नाउ नेक्स्ट हमें कौन सी कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ये सेलिंग की बात बताई हुई है। हाँ, अब ये दी हुई है मुझे गिफ्ट आइटम लगेगा 30 रुपीज़ पर यूनिट अगर मुझे 100% सेल करनी है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 100% और 30% पे विदाउट इनकरिंग, तो 30% पे मुझे कोई खर्चा नहीं करने वाला, करना पड़ेगा ये वाला, लेकिन 100% के लिए मुझे ये वाला करना पड़ेगा। तो कौन सा पहले गिफ्ट देना पड़ेगा, 30 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ सेल, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गिफ्ट, तो गिफ्ट आइटम, तो गिफ्ट आइटम कितना है 30 रुपीज़ पर यूनिट, और यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि 30% के लिए 30% कैपेसिटी में मुझे कोई खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो सिर्फ 100% कैपेसिटी भी वो खर्चा करने की रिक्वायरमेंट थी। तो ये कितना आ जाएगा 30 लैक्स। नाउ उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, उसके बाद मुझे बोलता है कि लकी ड्रॉ एवरी मंथ होगा, फर्स्ट प्राइस 50,000 होगा, फिर 25, फिर 10,000 एंड फिर 5,000 के 3 प्राइजेस और दिए जाएंगे, 5,000 ईच के। तो कितना हो गया मेरे पास में ड्रॉ के एक्सपेंसेस, मतलब लकी ड्रॉ, सो ये लकी ड्रॉ में कितना कॉस्ट आएगा, देखिए फर्स्ट प्राइज को देना पड़ेगा 50,000, सेकेंड को 25, तो 50,000 प्लस 25,000 प्लस थर्ड प्राइज को देना पड़ेगा 10,000 प्लस, और 5,000 रुपीज़ के 3 प्राइज और थे, ये लिखा हुआ 25 के बाद 10,000 तक हो गया हमारा, उसके बाद 3 प्राइजेज और थे जो 5,000 ईच है। तो अगर वो 5,000 ईच है तो मतलब तो कितना हो जाएगा वो 15,000, तो प्लस 15,000, 5,000 ईच और 3 पर्सनस को तो 15,000, तो ये मेरी कितनी कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ तो कुछ आएगी नहीं है, ये आएगा 50,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 15,000 विच इज़ 1 लाख। तो 1 लाख की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे विच इज़ 1 रुपीज़ पर यूनिट। नाउ उसके बाद कौन सी कॉस्ट थी, लकी ड्रॉ तक हमारा हो गया, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा रिफ्रेशमेंट एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर, तो रिफ्रेशमेंट का खर्चा भी देना पड़ेगा, सो रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट टू कस्टमर, ये थी 1 लाख रुपीज़, कितना 1 रुपीज़ पर यूनिट। नाउ नेक्स्ट टेलीविज़न प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसके लिए 20 लाख रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करना पड़ेगा, और हमारी जो सारी कैलकुलेशन है वो पर मंथ ही चल रही है। तो उसके बाद टेलीविज़न प्रोग्राम, तो टीवी प्रोग्राम कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट कौन सी है हमारी, जितनी भी है, लकी ड्रॉ है, ये हमारा गिफ्ट आइटम है, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट है, ये टीवी प्रोग्राम की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट कौन सी हैं,
ये हमारी कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट, कि कस्टमर हमारे पास रिटेन रहे, अगेन एंड अगेन आए, कस्टमर हमसे मतलब हमारे कंपटीटर के पास ना जाए, इसलिए हम ये कॉस्ट देते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये खर्चा करते हैं। जिसने शार्क टैंक देखा है उसको समझ में आएगा। देखिए 20 लाख रुपीज़ था यहाँ, तो 20 लैक्स, तो 20 लैक्स डिवाइड बाई 1 लाख, विच इज़ 20 रुपीज़ पर यूनिट। देखिए आपने देखा होगा ना, शार्क टैंक में पूछता है कि कस्टमर का रिपीट रेट क्या है। ठीक है, कितना कस्टमर दोबारा से आपका ऑर्डर प्लेस करता है। तो जनरली 20%, 30% ये सुनने को मिलता है आपको, जितना मैंने शार्क टैंक में देखा है। तो ये सारा वही कॉस्ट है, गिफ्ट आइटम, लकी ड्रॉ, ये सब वही कस्टमर को रिटेन करने की कॉस्ट है। देखिए नेक्स्ट, जब आप एक बार कंसेप्ट से को क्लियर कर लेते हैं, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, तो उसके बाद आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से ईजिली कोरिलेट कर पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, ये किस लिए की जा रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और थोड़ा बहुत अगर कोई नहीं देखता है शार्क टैंक तो देखिए, उससे आपको थोड़ा कैलकुलेशन क्या चीज़ होती है थोड़ा सा आइडिया रहेगा। मतलब फिर भी ज़्यादा नहीं देख रहे पर एटलीस्ट वीक में 1 या 2 एपिसोड भी देखेंगे तो थोड़ा उससे ये रहता है कि आपको इक्विटी क्या चीज़ होती है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो अगर वो आपकी इच्छा, अगर आप देखना चाहें तो, पर आई सजेस्ट कि देखिए। चलिए नेक्स्ट, तो इसके अलावा तो मेरे हिसाब से इसके अलावा तो और कोई कॉस्ट नहीं थी हमारे पास। बस ये हमने कॉस्ट कवर कर ली, उसके बाद 30% पे सेल्स इतनी होगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिया हुआ। नाउ, तो अब मेरी ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो अब ये मेरी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ, और मैं चाहूँ तो इस वर्क्स कॉस्ट को एक नाम और दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ? कॉस्ट ऑफ, बताओ सीए वालों, जो सीए कर रहे हैं वो बताओ, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? इसको मैं नाम दे सकता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट लेकिन जो सीएमए कर रहे हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है ये, उनके लिए वर्क्स कॉस्ट ही है ये। उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करने के बाद, मतलब इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एडमिन और सेलिंग इन दोनों के बीच में, यहाँ यहाँ आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं इसको सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व कर रहा होता तो मैं एडमिन के बाद अलग से एक पॉइंट ऐड करता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल। तो सिंस मैं इसको अभी आईसीएआई के पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जैसा वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मैं उसी पैटर्न पे इसको कर रहा हूँ। नाउ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितनी बन जाएगी? तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, तो 1,14,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 9 लाख, तो जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,27,00,000। और जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, अगर मैं इसको यहीं से डिवाइड कर दूँ 30,000 यूनिट से, तो 423.33 ये मेरी कॉस्ट आएगी। नाउ 1 लाख यूनिट्स के लिए 3,10,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30 लैक्स प्लस 30 लैक्स प्लस 20 लाख और 22 लाख, तो 3,96,00,000। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट्स, सो 396 पर यूनिट कॉस्ट। नाउ, अब सिंपली क्वेश्चन ने सेल्स के बारे में मुझे बता दिया था, तो प्रॉफिट मेरा आ जाएगा यहाँ बैलेंसिंग फिगर और सेल्स। तो क्वेश्चन ने क्लियरली बताया था कि 100% कैपेसिटी पे 500 यूनिट पर यूनिट की सेल होगी, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ पर यूनिट, और यहाँ था 550 रुपीज़ पर यूनिट 30% कैपेसिटी पे। ये देखिए यहाँ लिखा था ना, 30% कैपेसिटी पे 550 पर यूनिट। नाउ
तो 550 पर यूनिट इंटू 30,000 यूनिट्स, तो जो सेल की वैल्यू आएगी वो आएगी 1,65,00,000, एंड फॉर 100% कैपेसिटी 1,00,000 इंटू 500, दैट इज 5 करोड़। तो अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर। सो 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ 96,00,000, तो जब का वो आएगा प्रॉफिट वो आएगा 1 करोड़ एंड 4,00,000। एंड पर यूनिट कितना हो जाएगा, 500 माइनस 396 विच इज़ 104 पर यूनिट। नाउ 1,65,00,000 माइनस 1,27,00,000, तो प्रॉफिट विल बी 38 lakhs। 38 lakhs डिवाइड बाई 30,000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा आपको 126.67 पर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकता है यहाँ से, बट ऐसा जिस क्वेश्चन में इतना कुछ स्पेशल था नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अब जो मेरे पास बाकी के बच्चों के इलस्ट्रेशंस थे यूनिट कॉस्टिंग के ऊपर, वो मैं कवर करने वाला हूँ, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लस CMA स्टूडेंट्स और CA स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि CA स्टूडेंट्स आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाएंगे, और जो CMA स्टूडेंट्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि आप दोनों अपने अपने स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिए, अपने अपने इंस्टीट्यूट के पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर दोनों का पैटर्न मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो CMA वाला पैटर्न CA वाले फॉलो करेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले, क्योंकि अल्टीमेटली आपके इंस्टीट्यूट को ही आपको मार्क्स देने हैं। तो हम बिना कोई रिस्क लेते हुए जो आपका पैटर्न इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है स्टडी मेट को फॉलो करते हुए हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। और जितने मैंने इलस्ट्रेशन आज सोल्व किए हैं आपके इस वीडियो में, वो सारे मैंने ICAI के पैटर्न पे सोल्व किए हैं। और ICMAI वाले CMA वाले स्टूडेंट्स वो अपना फॉर्मेट, मतलब आपका जो कैलकुलेशन का पोर्शन है ऑलमोस्ट वही रहेगा, बस जस्ट जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ कंप्लीट। एंड अगर किसी का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप मेरे को ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी आपके इलस्ट्रेशंस आपके स्टडी मैट में दिए हुए हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं CMA के इंस्टीट्यूट के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी मैं ट्राई करूँ अपनी वीडियोज़ में। बट राइट नाउ मैं अभी जितने भी CA के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन देयर आफ्टर मैं CMA के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन भी कवर करूँगा। बट मैंने पहला ऐसा चैप्टर देखा है यूनिट कॉस्टिंग का या कोशेट का जिसमें CA इंस्टीट्यूट का और CMA इंस्टीट्यूट का दोनों का सॉल्यूशन जो है वो मैच नहीं कर रहा, दोनों के कंसेप्ट डिफरेंट है। बाकी सारे इलस्ट्रेशंस जितने भी चैप्टर्स के वो ऑलमोस्ट आपके कंसेप्ट दोनों में सेम रहने वाले हैं। CA और CMA में उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो दोनों CA का स्टूडेंट हो चाहे CMA का स्टूडेंट हो वो वहाँ से कवर कर सकता है। मेरे बाकी के जितने भी चैप्टर्स रहेंगे मैं कवर करूँगा जो। लेकिन यूनिट कॉस्टिंग या फिर कोशेट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करना है या नहीं करना है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बाकी के बच्चों के इलस्ट्रेशंस जो मैंने पॉइंट आउट किए, मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो वाले इलस्ट्रेशंस हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।